हेलो फ्रेंड्स, आज 28 नवंबर 2020 के करंट अफेयर हम देखेंगे और पहला टॉपिक है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, ये ADMM इसे शॉर्टकट में बोलते हैं। इसमें वियतनाम 2020 को दिसंबर 2020 में होस्ट करने जा रहा है डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग को। उसमें वियतनाम ने इंडिया को भी इनवाइट किया है। अब ये ADMM प्लस प्लस यानी कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस है क्या, उसे देखते हैं। ये क्या है कि ADMM प्लस प्लस को ADMM ने, पहले सिर्फ ADMM हुआ करता था। ये आसियान देशों की, जो आसियान कंट्रीज़ है, 10 कंट्रीज़ आती हैं आसियान में, उनकी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन सिंगापुर में 2007 में सेकंड मीटिंग हुई, उसमें ये कॉन्सेप्ट ADMM प्लस प्लस को अडॉप्ट किया। ये ADMM प्लस प्लस में ADMM जो है आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में तो 10 कंट्रीज़ ही हैं, लेकिन जब प्लस लग गया तो इसमें 8 डायलॉग पार्टनर को इंक्लूड कर लिया गया। अब ये डायलॉग पार्टनर क्या होते हैं? डायलॉग पार्टनर होते हैं, मान लो कोई भी एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पहला जो स्टेप होता है मेंबर बनने का, पहले डायलॉग पार्टनर बनते हैं, फिर उससे ऊपर थोड़ा एसोसिएट मेंबर बनते हैं। जब एसोसिएट मेंबर के बाद फुल मेंबरशिप बनते हैं। तो अभी जो ये 8 कंट्रीज़ हैं, ये डायलॉग पार्टनर हैं। तो ये 8 जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं इसमें जी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसे साउथ कोरिया भी कहते हैं, रसिया एंड द USA। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं जो ADMM प्लस की मीटिंग में हिस्सा ले रही हैं। इनका क्या मैकेनिज़्म है, क्या ऑब्जेक्टिव है? इस ADMM का ऑब्जेक्टिव है मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब जो इंडियन ओशियन है या पैसिफिक ओशियन है, वहाँ ओशियन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि कोई घुसपैठ वगैरह कोई ना घुसे या वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट रहे। दूसरा काउंटर टेररिज्म, मतलब जो आतंकवादी वहाँ पे जो अटैक करते हैं या कुछ भी जो आतंकवादी गतिविधियाँ, उनको रोकने के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म स्टेप लिए जाएंगे इसके लिए। और एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब मानवता सहित सहायता। ये क्या है जी कि मानवता के बेस्ड पे असिस्टेंस देना, सहायता देना। नेक्स्ट डिजास्टर रिलीफ क्या है कि मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, या फिर साइक्लोन चक्रवात आ गया, या फिर फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तो जब जो हजार्ड होता है, जो नुकसान होता है, उसमें सहायता देना डिजास्टर के टाइम में। और अगला पीस कीपिंग ऑपरेशन और मिलिट्री मेडिसन्स। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा ये आसियान क्या है, चलिए आसियान के बारे में भी जान ही लेते हैं। आसियान ये एस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को इसे स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था बैंकॉक में, और इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा किया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसमें ओरिजिनल सिर्फ 5 मेंबर थे। जब आसियान बना था 1967 में, सिर्फ 5 मेंबर होते थे। पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। लेकिन बाद में इसमें 5 मेंबर और जुड़ गए और इसमें अब फ़िलहाल 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर। तो इसके क्या है, ये एक रीजनल ग्रुपिंग है आसियान, जो प्रमोट करता है क्या, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग 10 कंट्रीज़। इसकी 10 कंट्री कौन कौन सी हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस
सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब इन कंट्रीज़ को हम मैप पे देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है जी, ये वाली कंट्री जो ये है यहाँ पे, ये है, ये हमारा इंडिया। और इंडिया के ईस्टर्न साइड में, इंडिया के ईस्टर्न साइड में यहाँ म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये वाली कंट्री, और ब्रुनेई, कंबोडिया, ये वाली 10 कंट्रीज आती हैं जी आसियान में। ठीक है। और आसियान जो प्लस है, आसियान प्लस, जो आसियान प्लस की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, उसमें कौन कौन सी एक्स्ट्रा कंट्रीज़ हैं? 8 डायलॉग पार्टनर है। कौन कौन से? एक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, रसिया, ये जापान, और यहीं पे है साउथ कोरिया, और एक यूएसए, और यहाँ पे एक न्यूजीलैंड। ये 8 कंट्रीज़ हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटेड किससे है? फिस्कल डेफिसिट। अभी क्या हुआ है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है एनुअल, वो 120% तक रीच कर गया, पहुंच गया है। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने जो यूनियन गवर्नमेंट का, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका फिस्कल डेफिसिट 9.53 लाख करोड़ और इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि जो इक्वल टू है 120% एनुअल बजट के। तो ये एट द एंड ऑफ अक्टूबर ऑफ द करंट फिस्कल, मतलब अक्टूबर के एंड तक, अब अक्टूबर के एंड तक 120% तक पहुंच गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न देख लेते हैं क्या रीज़न है इसके फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का एक कारण है कि पुअर रेवेन्यू रियलाइजेशन। ये रेवेन्यू कुछ नहीं है जी, जो गवर्नमेंट की कमाई होती है, जो गवर्नमेंट टैक्स से, नॉन टैक्स से जो कमाई करती है, उसी को रेवेन्यू कलेक्शन बोलते हैं, रेवेन्यू रियलाइजेशन। वो उसमें क्या है कि उसमें कमी आई है। पुअर का मतलब वो कम कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, कम आया है गवर्नमेंट के पास। दूसरा रीज़न है जी लॉकडाउन। सबको पता है कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। उसको रोकने के लिए सारी बिजनेस एक्टिविटीज़, बहुत सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन पे इम्पेक्ट पड़ा है, तो उसकी वजह से भी रेवेन्यू रियलाइजेशन में कमी आई है। अब ये देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट जी, ये फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का। अगर टोटल एक्सपेंडिचर में से जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है, जितना भी गवर्नमेंट ने एक साल में जितना भी खर्चा किया है, उसमें से हम जितनी गवर्नमेंट ने कमाई की है, कमाई कैसे करती है गवर्नमेंट? टैक्स लेके या और नॉन टैक्स जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, उनको मिला के उनको घटा दें। जितना खर्चा है, खर्चे में से हम कमाई घटा देंगे, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में कहें, फिस्कल डेफिसिट है क्या कि जितना गवर्नमेंट टोटल बोरोइंग करती है, जितना उधार लेती है गवर्नमेंट, तो वही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं उसे ही। अब गवर्नमेंट अगर उधार ले लेती है, बोरोइंग करती है गवर्नमेंट, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? क्या इम्पैक्ट होता है इसका? फिस्कल डेफिसिट का इम्पैक्ट क्या है? तो ये देखते हैं फिस्कल डेफिसिट का इम्पैक्ट। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे? क्या होगा कि किसी भी गतिविधियों को चलाने के लिए कंट्री में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो क्या होगा, जो सेविंग्स हैं तो लिमिटेड पूल हो जाएगा सेविंग्स का, लिमिटेड रहेंगी सेविंग्स। तो जो बैंक हैं उनके पास सेविंग्स ज़्यादा नहीं रह पाएंगी प्राइवेट बिजनेसेस को देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सारा जो सेविंग्स थी वो तो गवर्नमेंट ने यूज़ कर लिया। तो बाकी के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए, प्राइवेट बिजनेसेस के लिए जो पैसा है कम बचेगा। तो एक इफ़ेक्ट तो ये पड़ेगा इसका। और दूसरा, इफ़ द फिस्कल डेफिसिट रेशो इज़ टू हाई, it implies that there is a lesser amount of money left in the market for private entrepreneurs and businesses to borrow। ये वही जो मैंने बताया था, प्राइवेट प्लेयर के लिए और बिजनेस के लिए कम पैसा बचेगा। और बाद में क्या होगा, जब कम पैसा बचेगा तो बैंक क्या करेंगे? बैंक के पास जब कम पैसा होगा
तो वो क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा। तो वही अगले पॉइंट में लिखा है कि लेसर अमाउंट ऑफ दिस मनी, जब कम अमाउंट बचेगा, इन टर्न लीड्स टू हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन सच लेंडिंग। जब कोई पैसा उधार देगा प्राइवेट बिजनेसेस को, प्राइवेट प्लेयर्स को, जो अपना क्या है कि उद्योग चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए हाई इंटरेस्ट रेट पे उन्हें ब्याज में मतलब उधार मिलेगा, लेंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हाई fiscal deficit and high interest rates would also mean that efforts of the Reserve Bank of India to reduce interest rates are undone। जब हाई इंटरेस्ट रेट होंगे और फिस्कल डेफिसिट हाई होगा तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एफर्ट है जो वो इफ़ेक्ट करेंगे, वो भी आरबीआई भी क्या हो जाएगी, टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स आर अनडन। अब ये देख लेते हैं कि जो ये फिस्कल डेफिसिट है ये कहाँ से आया, किसने टारगेट किया। एक गवर्नमेंट ने FRBM एक्ट पास किया था, FRBM एक्ट ये 2003 में किया था, लेकिन इसको बाद में कई बार रिवाइज कर चुके हैं। अभी क्या है कि एक कमेटी बैठी थी जिसको हेडेड किया था, उसका हेड कौन था, NK सिंह। ठीक है, NK सिंह ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, उसने कुछ सिफारिशें की थी, रिकमेंडेशन मतलब सिफारिशें की थी कि जो फिस्कल टारगेट है हमारा, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो 3% ऑफ GDP होना चाहिए। हमें कब तक करना था 3% ऑफ GDP, ये करना था जी हमें 31 मार्च 2020, और अब क्या चल रहा है, नवंबर 2020। तो अभी हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, मिस हो गया। तो 31 मार्च FRBM एक्ट, हर बार क्वेश्चन आता है FRBM एक्ट, तो ध्यान देना। FRBM एक्ट का ये टारगेट बनाया था NK सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार कि 31 मार्च 2020 तक हमें फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ द GDP करना था, और फर्दर इसे 2.8% करना था 2021 तक, और 2.5% करना था 2023 तक, मतलब 2023 तक ये घटा के 2.5% कर देना था। मतलब जो मिनिमम जो एनुअल रिडक्शन करना था हमें पर ईयर जो घटाना था फिस्कल डेफिसिट को, वो कम से कम 0.5% ऑफ GDP घटाना था, ये टारगेट था इसका। तो यही था इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो रिलेटेड है NIIF। अब ये NIIF क्या है, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये क्यों न्यूज़ में रहा है पहले ये जान लेते हैं। अभी क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट ने, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने, जो यूनियन कैबिनेट है, कैबिनेट आप जानते होंगे सब, कि उसने अप्रूवल दे दी है कि 6,000 करोड़ इन NIIF डेट प्लेटफॉर्म में, NIIF के लिए 6,000 करोड़ के लिए अप्रूवल दे दी है। ये किसका पार्ट है, 6,000 करोड़ दिए हैं, ये किसका पार्ट है, जो हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो अभी लॉन्च किया है उसके थर्ड पैकेज करा है, उसको बोला है आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज। तो इसी का पार्ट है जो हमने NIIF के लिए 6,000 करोड़ गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। ये आत्मनिर्भर भारत का ही पार्ट है। अब ये जान लेते हैं ये NIIF है क्या, ये NIIF है क्या। NIIF को गवर्नमेंट ने 2015 में सेटअप किया था 40,000 करोड़ रुपए देकर, याद रखना 40,000 करोड़ रुपए देकर गवर्नमेंट ने 2015 में सेटअप किया था एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मतलब कोई कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए फंडिंग इस फंड से जाएगी। किस किस के लिए, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अब ये ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, देखो जी, ग्रीन फील्ड होता है जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, हम स्टार्टिंग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, मान लो रोड बनाना चाहते हैं या कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग से,
तो वहाँ में इन्वेस्टमेंट करना तो उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड, मान लो कोई पहले से ही डैमेज है, उसे रिपेयर करना चाहते हैं या उसी में लगाना चाहते हैं पैसा, या पहले से ही एस्टेब्लिश है, कोई भी रोड है या बिल्डिंग है या कोई भी कंपनी है, उसी में लगाना चाहते हैं हम, तो उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है करती है, तो उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये स्टॉल्ड क्या है? स्टॉल्ड मतलब रुका हुआ, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट रुका हुआ है, उसमें जो फंडिंग देंगे उसे बोलेंगे स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब ये जो NIIF है, इसको कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह सेटअप किया है। अब ये कैटेगरी 2 क्या होता है? इसकी 3 कैटेगरी होती हैं जी। एक फर्स्ट कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये NIIF कौन सी कैटेगरी का? सेकंड कैटेगरी का। अब ये सेकंड कैटेगरी होती क्या है? देखो जी, सेकंड कैटेगरी होती है, पहला सिंपल सा है कि जो फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी नहीं होती उसे सेकंड कैटेगरी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में ऐसा ही लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि जब गवर्नमेंट कोई भी स्पेसिफिक इंसेंटिव या कंसेशन, इंसेंटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट और कंसेशन मतलब डिस्काउंट, छूट मान लो एक तरह से। जब गवर्नमेंट कोई भी स्पेसिफिक इंसेंटिव्स और कंसेशन नहीं देती है गवर्नमेंट, तो उस कैटेगरी को बोलते हैं कैटेगरी 2 AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है जी। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इस NIIF में, ये NIIF, इसमें गवर्नमेंट 49% तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। और बाकी कहाँ से आएगा जी? प्राइवेट प्लेयर्स हो गए या थर्ड पार्टी इन्वेस्टर बाकी के पैसा देंगे, यानी कि सॉवरेन वेल्थ फंड से आएगा, इंश्योरेंस और पेंशन फंड से, इंडोमेंट से। इंडोमेंट एक तरह से दान होता है जी। और इस NIIF का मैंडेट का मतलब है कि क्या ऑब्जेक्टिव है एक तरह से, कि ये ऐसे एरियाज़ में इन्वेस्ट करेगा। कहाँ पे पैसा लगाएगा ये? मान लो जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या ट्रांसपोर्टेशन में, हाउसिंग में, वाटर फैसिलिटी बनानी हो, या वेस्ट का मैनेजमेंट करना हो, जो कूड़ा वगैरह का मैनेजमेंट करते हैं उससे, तो उसमें, या कोई अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेक्टर इन इंडिया। ये सारे मतलब लगभग सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बनाया गया है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये था हमारा NIIF। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपने पढ़ाई होगा। अभी अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जी मिजोरम की असेंबली में एक MLA को वहाँ के स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब ये एंटी डिफेक्शन क्या है ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसे जानते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये कब आया था? ये आया था 1985 में। क्या किया था हमने? 52nd अमेंडमेंट, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल में 52nd अमेंडमेंट किया था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, मतलब लास्ट वाला जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था। ठीक है जी, 103 था, 2 था, 4 था, कौन सा था? तो ये कब किया गया था? 1985 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इससे क्या किया था कि 10th शेड्यूल जोड़ा था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सिर्फ 8 शेड्यूल थे, बाद में 9th शेड्यूल जोड़ा और फिर 10th शेड्यूल जोड़ा। 10th शेड्यूल किससे जोड़ा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अब ये क्या कहता है कि ये जो लेजिस्लेटर होते हैं, लेजिस्लेटर मतलब MLA हुआ या MP हुआ, पार्लियामेंट में अपना MP बोलते हैं, MLA विधानसभा जो स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबलीज होती हैं, तो उनको MLA। उनके डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है जी एक तरह से रिमूव कर देना, हटा देना, मेंबरशिप रद्द कर देना। मान लो कोई MP है लोकसभा या राज्यसभा में, उस MP को हटा देना, लेकिन उसे हटाएगा कौन? उसकी मेंबरशिप कौन रद्द करेगा? ये अधिकार है जी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, इस लॉ के अनुसार, एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता कौन है? लोकसभा में तो होता है जी स्पीकर को बोलते हैं, एक तरह से अध्यक्ष हिंदी में कहें तो। लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में होता है चेयरमैन, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनमें भी स्पीकर होता है। तो इनके पास अधिकार है एंटी डिफेक्शन लॉ पे
कि ये डिस्क्वालीफाई कर सकती है, मतलब हटा सकती है, मेंबरशिप रद्द कर सकती है एमपी को एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसके जी कुछ ग्राउंड हैं, किस किस बेस पे होता है अप्लाई, वो देख लेते हैं किस कौन कौन सी है। अब इसके क्या ग्राउंड है, देखो जी, इफ़ ए मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई मेंबर है पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव असेंबली का, दोनों पे ये अप्लाई होगा कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो बीजेपी है, बीजेपी मान लो, इसका कोई मेंबर इलेक्टेड होके पार्लियामेंट में गया है। तो पार्लियामेंट में गया, उसने क्या किया, अपनी मेंबरशिप छोड़ दी। पहले तो ये बीजेपी पार्टी से इलेक्ट होके गया था हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में, लेकिन इसने क्या किया, बाद में बीजेपी से आउट हो गया कि कहा कि मुझे बीजेपी में नहीं रहना, और इसने दूसरी मतलब कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, मान लो कांग्रेस कर ली। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी है, कैसे, कि कोई भी वहाँ का मेंबर, लोकसभा का अगर लोकसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा का, अगर राज्यसभा का तो राज्यसभा का, कि वहाँ के कोई भी मेंबर स्पीकर को बोलेगा कि इसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो तब स्पीकर उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट ग्राउंड क्या है कि कोई भी मेंबर इलेक्ट हुआ है, वो वोट करे, मतलब अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करे, ठीक है, तो भी हटा सकता है। लेकिन हाँ, अगर उस मेंबर ने अपनी पार्टी से परमिशन ले लिए, अपनी पार्टी से परमिशन ले लिए, तो तब स्पीकर या चेयरमैन जो लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष है, वो तब नहीं हटा सकता अगर उसने पॉलिटिकल पार्टी से, मान लो बीजेपी का कोई मेंबर है, उसने बीजेपी से उसने परमिशन ले ली कि मुझे वोट इस पार्टी के लिए करनी है, और बीजेपी ने उसे परमिशन दे दी, तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता उसे। और हाँ, दूसरा एक केस है कि अगर उसने किसी मेंबर ने पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग की है, और वोटिंग करने के बाद भी अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने विदिन 15 डेज उसे कंडोन कर दिया, कंडोन का मतलब माफ़ कर देना, फॉरगिव कर देना, उसे कंडोन कर दिया है विदिन 15 डेज, मतलब आज वोटिंग की है तो अगले नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर उसे कंडोन कर दिया है, तो भी उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अब क्या होता है कि मान लो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट होके आया है पार्लियामेंट में या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आया है, तो वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। तो अगर वो बाद में इलेक्ट होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है इलेक्शन के बाद, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देगा स्पीकर। ठीक है जी। और नेक्स्ट ग्राउंड क्या है, मान लो कोई नॉमिनेटेड मेंबर है। नॉमिनेटेड मेंबर आपको पता होंगे, राज्यसभा में 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। किसके बेस पे करता है, एक तो साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस, ये 4 ग्राउंड है जी। इनके बेस पे अगर किसी को इनमें नॉलेज है, किसी को इनकी नॉलेज है साइंस की या आर्ट की या लिटरेचर की या सोशल सर्विस, इनके बेस पे नॉमिनेट करता है 12 मेंबर राज्यसभा में। और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी गवर्नर करता है, लेकिन उसमें एक ग्राउंड और जुड़ जाता है। ये 4 तो रहते हैं, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट, 5वां ग्राउंड जो और जुड़ जाता है। तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट ये 4 ग्राउंड के बेस पे 12 नॉमिनेट मेंबर सिलेक्ट करता है। तो अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर अभी मान लो आज नॉमिनेटेड किए हैं और 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है स्पीकर या राज्यसभा में तो चेयरमैन करेगा, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अध्यक्ष। ठीक है जी। लेकिन हाँ, कब कब नहीं किया जा सकता डिस्क्वालिफिकेशन इनकी भी कोई कंडीशन है जी, देख लो। फर्स्ट कि अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो इसके 66 मेंबर हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, कोई भी पार्टी है, अगर उसके 2/3 मेंबर का मतलब 2/3 इंटू 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 22 दूनी 44 मेंबर, अगर 44 मेंबर
किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब 44 मेंबर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिए और बाकी के 22 बचे, ना इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ना इनको। मतलब 2/3 मेंबर अगर ज्वाइन करते हैं, कम से कम 2/3 या 2/3 से ज़्यादा, ये देखो जी, एटलीस्ट 2/3 मेंबर ऑफ इट्स लेजिस्लेटर अगर दूसरी पार्टी के में ज्वाइन करते हैं, मर्ज कर लेते हैं, मर्ज का मतलब है दूसरी पार्टी में विलय हो जाना, ज्वाइन कर लेना, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसी में यही लिखा है दूसरे में, इन सच ए सिनेरियो नाइदर द मेंबर्स हु डिसाइड टू मर्ज नॉर द वंस हु स्टे विद द ओरिजिनल पार्टी विल फेस डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब ना तो ये जो 44 मेंबर हैं इन्होंने ज्वाइन की दूसरी पार्टी, और बाकी के जो 22 बचे 22, इन दोनों का किसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जा सकता। अब देख लेते हैं जी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है। पहले तो नहीं था जी ओरिजिनल, जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कियोतो होलोहन वर्सेस जाचिलू एंड अदर्स केस में 1992 का केस है जी ये, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा का स्पीकर है या चेयरमैन है राज्यसभा का, उसके जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे देख सकता है कि किस बेस्ड पे डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, कि गलत तो नहीं है, उसका जांच कर सकता है। ठीक है जी, सिंपल सी भाषा में। लेकिन जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो मान लो स्पीकर है या चेयरमैन है राज्यसभा का, उसने डिसीजन नहीं दिया है डिस्क्वालिफिकेशन का, तब तक जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकती, तब तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। एक बार जब स्पीकर ने या चेयरमैन ने, जो भी लोकसभा का राज्यसभा का स्पीकर या चेयरमैन है, उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, देखो जी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ही जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उसके डिसीजन को, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब इसके कुछ में कि इसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन दी हैं बहुत से कमिटीज़ ने, तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन को लिमिटेड करने के लिए। तो पहली रिकमेंडेशन है जी दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। इसने क्या कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी लिमिटेड टू फॉलोइंग केसेस, मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको इन फॉलोइंग कंडीशन पे लिमिट करना चाहिए। कैसे कि ए मेंबर वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। पहला लिमिटेड होना चाहिए कि कोई भी मेंबर वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दे, तो उस पर लिमिट करना चाहिए। दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टी एक विप इशू करती है, विप इस जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इसने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं केस में जब गवर्नमेंट डेंजर में हो तभी विप जारी करे कोई पॉलिटिकल पार्टी। विप का क्या मतलब होता है जी, सिंपल एक तरह से मान लो एक डायरेक्शन देना, कुछ बोलना। कोई सब पॉलिटिकल पार्टी का पार्लियामेंट में एक सबका विप होता है, एक मतलब एक मेंबर को, जो कोई भी मेंबर होता है जो राज्यसभा में या लोकसभा में, एक किसी मेंबर को अपना, कोई भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अपना एक मेंबर अपॉइंट कर देती हैं विप, उसे ही विप बोलते हैं। वो क्या है, पार्टी की जो देखता है कि पार्लियामेंट में क्या कौन कैसे वोट कर रहा है, क्या कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, कितना बंदे आए हैं, तो ये सब कुछ देखता है विप, बस और कुछ नहीं है। अगला, लॉ कमीशन ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए, उसकी 170th रिपोर्ट है। उसने क्या कहा था कि उसने तो ये कहा था कि जो ये था ना कि 2/3 मेंबर अगर मर्ज होते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इसको भी डिलीट कर देना चाहिए, इस प्रोविज़न को भी। इसमें यहाँ लिखा है प्रोविज़न विच एग्जेम्प्ट्स स्प्लिट मर्जर फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन टू बी डिलीटेड। इस प्रोविज़न को भी डिलीट कर देना चाहिए।
और उसने कहा था जी कि जैसे इलेक्शन से पहले कोई दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में साथ इलेक्शन लड़ती हैं तो उसे बोलते हैं प्री पोल इलेक्टोरल फंड। तो उसको भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह कंसीडर करना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। इसने रिकमेंड किया था, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था। और इसने भी वही थर्ड इसका पॉइंट यही है जो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा था कि जब गवर्नमेंट डेंजर में हो तभी पॉलिटिकल पार्टी को विप इशू करना चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट वही है। और अगला, इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ अपनी राय दी है इसमें। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है कि जो 10th शेड्यूल के अंदर डिसीजन लेता है, अभी कौन लेता है, स्पीकर लेता है या चेयरमैन लेता है। राज्यसभा में है तो चेयरमैन लेगा और लोकसभा का है तो स्पीकर लेगा। तो उसने कहा है कि इस डिसीज़न को, जो 10th शेड्यूल के अंडर डिसीज़न है, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को करना चाहिए। मतलब स्टेट लेवल पे तो गवर्नर को और सेंट्रल लेवल पे तो प्रेसिडेंट को। किसके रिकमेंडेशन पे, इलेक्शन कमीशन के। तो इलेक्शन कमीशन जो भी एडवाइस दे, अगर मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो प्रेसिडेंट उसे डिस्क्वालीफाई करेगा, और इलेक्शन कमीशन कहे नहीं करना है तो नहीं करेगा। यानी कि बाइंडिंग एडवाइस, बाइंडिंग एडवाइस का ये मतलब होता है अगर इलेक्शन कमीशन ने जो भी बोल दिया कि वो करना ही है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया था मतलब सिफारिश की थी, अभी है नहीं, अभी प्रोसेस वही है जो स्पीकर और चेयरमैन हटाते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है, सहतूत डैम से। ये सहतूत डैम है अफ़गानिस्तान में, इसे इंडिया ने बनाया है अभी। अफ़गानिस्तान पता ही होगा आपको, पाकिस्तान के पड़ोसी। तो सहतूत डैम बनाया है जो वहाँ के 2 मिलियन रेजिडेंट, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये काबुल में। ये कहाँ बनाया गया, ये काबुल रिवर पे बनाया गया है। काबुल रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई रिवर है, मेन रिवर है, और इसमें एक छोटी रिवर आके मिल रही है, तो इस रिवर में आके मिल रही है ये, तो ये इस रिवर की ट्राइब्यूटरी है। मान लो ये काबुल रिवर है और ये मैदान रिवर है, तो मैदान रिवर काबुल रिवर की ट्राइब्यूटरी है, क्योंकि मैदान रिवर इसमें आके मर्ज हो रही है। तो काबुल रिवर की ट्राइब्यूटरी मैदान रिवर है, तो मैदान रिवर पे ये डैम बनाया जा रहा है, सहतूत डैम। तो ये थे हमारे आज का आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।